हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि हमने सर्वेइंग का एक लेक्चर आगे देखा था, उसमें हमने सर्वेइंग के जितने भी चैप्टर हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज उसी में से एक पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, सर्वेक्षण एवं परिचय। इसमें हम जानेंगे सर्वेक्षण क्यों करना चाहिए, सर्वेक्षण किस लिए करना चाहिए, सर्वेक्षण कहाँ करना चाहिए, आदि सब चीज़ें जानेंगे। इसमें से पहला चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग के कॉन्सेप्ट जानेंगे, पर्पज़ ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट्स लीनियर एंड एंगुलर, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, मतलब सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन जानेंगे, इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण के आधार पर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग मतलब जो सर्वे का है बेसिक प्रिंसिपल है, क्या है सर्वे का, इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इसमें से पहला नंबर है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग। सर्वेक्षण सर्वेक्षण सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें भूपृष्ठ तथा आकाश में स्थित बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति, उनके बीच की क्षैतिज दूरी तथा उच्चता एवं कोणीय माप लेकर संस्थापित की जाती है। मतलब कहने का ये है कि सर्वे कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वे, सर्वेक्षण सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें भूपृष्ठ तथा आकाश में स्थित बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति जानकर उनकी क्षैतिज दूरी तथा उच्चता की कोणीय माप लेकर स्थापित किया जाता है। पर्पज दूसरा देखेंगे, पर्पज ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेक्षण के उद्देश्य, किसी क्षेत्र का नक्शा या मानचित्र तैयार करना। सर्वेक्षण इसलिए किया जाता है जैसे किसी क्षेत्र का है, उसका मानचित्र नक्शा बनाकर हम लोग ले लेते हैं। भूमि की सीमा निर्धारित करना, जैसे किसी भी भूमि का सर्वेक्षण करना है, कहीं भी कोई चीज़ अगर बनानी है तो उसका पहले सर्वेक्षण करेंगे और वहाँ पर सीमाएं निर्धारित की कर दी जाती हैं, खूंटी गाड़ दी जाती है या वहाँ पर थोड़ा सा चिनाई कर दी जाती है या पत्थर गाड़ दिए जाते हैं। इससे उस एरिए में जैसे कभी भी काम हुआ तो दोबारा हमको सर्वे नहीं करना पड़ता वहाँ पर, क्योंकि चूँकि एक बार हम सर्वे कर लेते हैं। भूमि के किसी भाग का क्षेत्रफल निर्धारित करना, जैसे कि कई जगह होता है किसी भी ज़मीन की माप करना, तो वही हो गया उसके क्षेत्रफल का निर्धारण करना। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जैसे सड़कें, रेलवे, नहरों, पाइपों व सीवरों लाइन आदि, इन सब का जब निर्माण किया जाता है तब वहाँ पर सर्वे किया जाता है और सर्वे करने के बाद ही इस सब चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जैसे सड़कें हो गई, रेलवे हो गए, पहले वहाँ पर सर्वे करेंगे। अगर वहाँ पर सर्वे करने पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही इन सब का निर्माण वहाँ पर किया जाता है। बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति तथा ऊंचाई का पता लगाने में। अब आगे मेथड्स ऑफ लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट्स, दूरी नापने की विधियाँ। भूमि पर रैखिक दूरियां नापने की दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि, यह विधि क्षेत्र के अवीक्षण तथा सामान्य सर्वेक्षण कार्यों के लिए अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत निम्न विधियाँ आती हैं। ये जो विधि है, यह विधि क्षेत्र के अवीक्षण तथा सामान्य सर्वेक्षण कार्यों के लिए अपनाई जाती है। मतलब जो बेसिक कार्य होते हैं सर्वेक्षण के, उसके लिए यह विधि अपनाई जाती है। अब देखेंगे जो प्रत्यक्ष विधि की विधि हैं उनकी दूरियां नापने की। फर्स्ट नंबर में है कदम गिनकर। अधिकतर हम कभी कभी गांव वगैरह क्षेत्रों में पहले कदम से भी पहले जो दूरी नापी जाती थी वो कदम गिनकर भी नापी जाती। जैसे दो बिंदुओं के मध्य मोटे तौर पर दूरी ज्ञात करने के लिए उनके बीच सामान्य चाल से सीधे चलते हुए और कदम गिनते जाते हैं। अब इन कदमों की संख्या को एक कदम की औसत लंबाई से गुना करके दोनों बिंदुओं के मध्य अनुमानित दूरी निकाल लेते हैं। एक सामान्य मनुष्य के एक कदम की औसत दूरी 75 से 80 सेंटीमीटर ली जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्थल है और वहाँ पर हम अगर एक सामान्य चाल से चलते जाएं और कदमों की संख्या गिनते जाएं तो इस प्रकार भी दूरी नापी जा सकती है। दूसरा नंबर है पैडोमीटर द्वारा। पैडोमीटर यंत्र भी पैसोमीटर की भांति होता है।
परंतु इसमें दूरी कदमों में ना दर्शाकर सीधी मीटर में आ जाती है। इसके बाद है गति मापक द्वारा। यह यंत्र वाहनों में लगा रहता है और वाहन के पहिए के परिभ्रमण के आधार पर प्रत्यक्ष दूरी दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि यह जो गति मापक द्वारा मतलब ये जो यंत्र है, ये जो गाड़ियाँ होती हैं उनके पहियों में लगा होता है, और जब वो पहिया भ्रमण करते हैं मतलब जितना घूमते हैं उसी के आधार पर इस दूरी को निकाला जाता है। चौथा नंबर है चैन एंड टेप्स, जरीब व फीते द्वारा। परिशुद्धता से दूरी नापने के लिए सर्वेक्षण कार्य में जरीब व फीता काम में लाए जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। ये तो नॉर्मल आप सभी लोग देखते हैं कि जरीब व फीते से नापी जाती है ज़मीन। अप्रत्यक्ष विधि, इसके अंतर्गत निम्न विधियाँ आती हैं। प्रकाशीय यंत्र विधि, थियोडोलाइट उपकरण के बिंब पट डायाफ्राम पर स्टेरिया रेखाएं बनी रहती हैं, जिनकी सहायता से दो स्टेशनों के मध्य सीधी बगैर भूमि नापन के ज्ञात की जाती है। इसे टैकोमीटर भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का यंत्र होता है और इसमें स्टेरिया की रेखाएं बनी रहती हैं और उसको एक जगह स्थापित करके काफ़ी दूरी तक की दूरी नाप ली जाती है। विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा दूरी मापन। इस आधार पर दो प्रकार के उपकरण बनाए गए हैं। विद्युत प्रकाशीय उपकरणों में प्रकाश की किरणों के द्वारा दूरी नापी जाती है। माइक्रोवेव उपकरणों में रेडियो तरंगों द्वारा दो स्टेशनों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है। इस दूरी मापने की ये अति परिशुद्ध विधियाँ हैं जो उच्च सर्वेक्षण काम में आती हैं। इसके बाद आ जाएगा मेथड्स ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय मापन की विधियाँ। इसमें कोणीय मापन की निम्न विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। जैसे नंबर 1 कंपास, दिक्सूचक। दिशाओं के प्रत्यक्ष माप के लिए दिक्सूचक चुंबकीय घड़ियाँ कुतुबनुमा प्रयोग किया जाता है। बक्स, सेक्सेटेड एवं थियोडोलाइट, ये उपकरण दो रेखाओं के बीच के कोण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है मेजरमेंट्स एंड इट्स यूनिट, माप तथा मापन इकाइयाँ। सर्वेक्षण कार्य में निम्न दो प्रकार के माप लिए जाते हैं, रैखिक माप, कोणीय माप। लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट यह दो प्रकार के होते हैं। जो माप क्षैतिज समतल के लिए जाते हैं उन्हें क्षैतिज कहते हैं। जो माप ऊर्ध्वाधर समतल के लिए जाते हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर दूरी कहते हैं। इसे ऊंचाई गहराई के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि सर्वेक्षण करने से पहले आपको जो है माप के बारे में भी जानना होगा, यूनिट्स के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पर कई प्रकार की यूनिट्स हैं जिनको देखते हैं। जैसे लेंथ की बात करें तो मीटर प्रणाली, अंग्रेजी प्रणाली, इसमें 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। इसी तरह सब चीज़ मतलब कहने का ये है कि सर्वे करने से पहले आपको ये चीज़ आना चाहिए। यूनिट 12 इंच में 1 फुट होता है, 3 फुट में 1 गज, 220 गज में 1 फरलॉन्ग, 8 फरलॉन्ग बराबर 1 मील। ये सब चीज़ों का आना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाएंगे सर्वे करने और आप जब नापेंगे, अगर आपको ये सब यूनिट्स ही नहीं पता रहेंगी तो आप कैसे उसमें नक्शे में दर्शा पाएंगे कि कितना मीटर था, कितना mm था। और वहाँ तो ज़मीन में माप तो बहुत ज़्यादा होती है, तो उतनी तो नहीं आप किसी नक्शे में दर्शा सकते। तो उसको चेंज करके मीटर में mm में चेंज करके उसको दर्शाएंगे। तो इस सब के लिए आपको यूनिट्स का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रफल की इकाइयाँ, एरिया में अगर नापना है तो कैसी, इसमें कुल दिया गया है 100 mm स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब यूनिट्स दी गई हैं, तो इन सब यूनिट्स को आना आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 9 फुट स्क्वायर बराबर 1 गज स्क्वायर होता है। 440 एकड़ बराबर 1 मील स्क्वायर।
100 हेक्टेयर बराबर 1 किलोमीटर स्क्वायर। इस सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, मतलब कि कहने का यूनिट्स का आना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अपने उत्तर प्रदेश में जो भूमि का नापन किया जाता है उसमें से कुछ दी गई हैं। उत्तर प्रदेश की भूमि नापन की रीति 99 इंच या 8 फुट 3 इंच बराबर 1 लट्ठा, 1 वर्ग लट्ठा बराबर 1 विश्ववंशी, 20 वर्ग लट्ठा बराबर 1 बिस्वा, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा अथवा 3025 गज स्क्वायर, 1.6 बीघा बराबर 1 एकड़ 4840 वर्ग गज, 8 बीघा बराबर 5 एकड़। तो ये सब जो हमारे उत्तर प्रदेश में नापन की रीति है, मतलब अधिकतर गांव में इसी 1 वर्ग लट्ठा बराबर 1 विश्ववंशी इस सब चीज़ों में नापते हैं। तो मतलब हमको लोकल यूनिट्स का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी गांव वाले के पास जाएंगे और अगर उससे बात करना है तो उसको हर चीज़, जैसे मीटर स्क्वायर में अगर उसको नहीं समझ में आता तो उसको उसकी लैंग्वेज में भी बताना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये सब लोकल लैंग्वेज में भी हमको आना चाहिए कि 1 वर्ग लट्ठा बराबर 1 विश्ववंशी, 99 इंच बराबर 1 लट्ठा होता है। इसके बाद आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, सर्वेक्षण का वर्गीकरण। मतलब अब यहाँ पर देखेंगे सर्वे का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, किस आधार पर किया गया है। तो सर्वेक्षण को विभिन्न आधारों जैसे भूपृष्ठ की वक्रता, सर्वेक्षण के उद्देश्य, सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों व विधियों के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि नंबर 1, भूपृष्ठ की वक्रता के आधार पर वर्गीकरण। इसमें 2 समतल सर्वेक्षण, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। इसके बाद है दूसरा नंबर क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। मतलब क्षेत्र की प्रकृति कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, इस सब के आधार पर उसका वर्गीकरण स्थल सर्वेक्षण, जल सर्वेक्षण, खगोलीय सर्वेक्षण किया जाएगा। कि मतलब अगर उसकी प्रकृति जाननी है तो पहले उस स्थल का सर्वेक्षण किया जाएगा, उधर के जल का सर्वेक्षण किया जाएगा, फिर इसके बाद खगोलीय सर्वेक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर में है सर्वेक्षण के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। मतलब उसका उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो नंबर 1 है इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, नंबर बी में है फौजी सर्वेक्षण, खनन सर्वेक्षण, भूगर्भीय सर्वेक्षण, जड़ विज्ञान सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण। मतलब वहाँ सब इस चीज़ों का कि खनन कैसा है, उधर भूगर्भीय सर्वेक्षण, इस सब के आधार पर उस ज़मीन का पता किया जाएगा कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। इसके बाद है उपकरणों पर आधारित सर्वेक्षण। ए में है अवक्षेण सर्वेक्षण, बी में है जरीब सर्वेक्षण, सी दिक्सूचक सर्वेक्षण, डी पटल सर्वेक्षण, थियोडोलाइट सर्वेक्षण। इस तरह कई अनेक प्रकार के जो उपकरण उपलब्ध होते हैं सर्वेक्षण के लिए वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्वेक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण से फोटो सर्वेक्षण, इस सब के बारे में बताया गया है। तो मतलब कहने का मतलब है जब सर्वेक्षण, ये सब सर्वेक्षण का क्लासिफिकेशन किया गया है कि मतलब जिस तरह की भूमि है, जिस तरह का क्षेत्र है, उस प्रकार से वहाँ पर इस तरह के उस आधार पर सर्वेक्षण किए जाएंगे। उपकरण की दूरी, इस सब के बारे में बताया गया है। तो आज क्लासिफिकेशन तक हम लोगों ने देखा, फिर इसके आगे अगली क्लास में देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह कंटिन्यू चलता रहे तो हमारे चैनल को सपोर्ट अवश्य करें। और हमारे चैनल में आपके सब्जेक्ट आरसीसी की भी वीडियो बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, आ गई हैं, एक बार देखना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।